ऑर्कस, द एंटी प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड करोड़ों सेलेस्टियल बॉडी से भरा हुआ है। अंतरिक्ष में ग्रहों, उपग्रहों और तारों के अलावा भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ के बारे में ही जान पाए हैं। साइंटिस्ट लगातार अपने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से अन्य सोलर बॉडीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्कस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है। 1990 से 20th सेंचुरी के अंत तक आते आते नेपच्यून की ऑर्बिट के बाहर लगभग 3555 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा गया था। जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में नेपच्यून की ऑर्बिट के बाहर स्थित होते हैं, उन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इन्हें हम शॉर्ट में TNO भी कहते हैं। हालांकि ये TNO नाम तो इन ऑब्जेक्ट्स को काफी बाद में दिया गया। इन सभी ऑब्जेक्ट्स में कॉमन ये है कि इनमें से ज्यादातर साइज में बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि पानी से बनी हुई बर्फ, मीथेन और अमोनिया जैसी फ्रोजन गैसेस से बनी हुई है। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स सूर्य के आसपास कुइपर बेल्ट, ओएट क्लाउड आदि जैसा कन्वेंशनल एरिया बना लेते हैं। दोस्तों, कुइपर बेल्ट को एजवर्थ कुइपर भी कहा जाता है और इसको आप स्पेस में सूर्य के चारों ओर किसी रिंग की तरह समझ सकते हैं। कुइपर बेल्ट या एजवर्थ कुइपर अंतरिक्ष में सूर्य के आसपास 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच का दायरा होता है। एजवर्थ कुइपर का नाम दो वैज्ञानिकों जेरार्ड कुइपर और एजवर्थ कुइपर के नाम पर रखा गया है। 1951 में इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने नेपच्यून के बाहर भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के होने की बात कही थी। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बाद में TNO यानी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहा गया। इसको आप किसी एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह ही समझ सकते हैं, बस ये 20 गुना चौड़ा और 200 गुना मैसिव होता है। कुइपर बेल्ट में मेनली सोलर सिस्टम के बाद बचने वाला कचरा ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सोलर डिब्रिस और छोटे पार्टिकल्स ही पाए जाते हों, बल्कि यहाँ पर बड़े ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लूटो, शेरॉन, होमा, माकी के साथ साथ अन्य छोटे छोटे ग्रह या उपग्रह होते हैं। इस स्कैटर्ड डिस्क का बॉर्डर और भी ज्यादा धुंधला और कंफ्यूजिंग जान पड़ता है। इसमें वो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जिनका पेरिहेलियन लगभग 35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है और ये सभी एक्लिप्टिक प्लेन के पास स्थित होते हैं। दोस्तों, इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट साइज में बहुत छोटे होते हैं और इसलिए इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी कम होता है और इस वजह से ये ऑब्जेक्ट स्पेस में काफी अनस्टेबल होते हैं। अगर हम इस एरिया के लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो एरिस नाम का एक प्लैनेटॉइड है, लेकिन इसके अलावा इस एरिया में कई अन्य प्लैनेट भी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इनमें से ही एक है ऑर्कस। बात सन 2000 के शुरुआती समय की है, जब कुइपर बेल्ट के एरिया के यानी नेपच्यून की ऑर्बिट के बाहर कई सारे प्लैनेट्स डिस्कवर किए जा रहे थे। ऑर्कस भी एक ऐसा ही प्लैनेट है। 2004 में कैलटेक के माइकल ब्राउन, जेमिनी ऑब्जर्वेटरी के चैड ट्रुजिलो और येल यूनिवर्सिटी के डेविड रैबिनोविट्ज ने 17 फरवरी 2004 में ऑर्कस को डिस्कवर किया था। दोस्तों, ऑर्कस को डिस्कवर भले ही 2004 में किया गया हो, लेकिन इसकी खोज की कहानी कई साल पुरानी है। 8 नवंबर 1951 में भी ऑर्कस को खोजा गया था। 2004 में जब इसे डिस्कवर कर लिया गया, इसके बाद डिजिटल स्काई सर्वे के माध्यम से इसकी 1951 में ली हुई तस्वीरें भी पाई गई। पहले इस प्लैनेट को प्रोविजनल नाम 9048222004 DW दिया गया, लेकिन बाद में इसका नाम ऑर्कस कर दिया गया। इसका नाम ऑर्कस रखने के पीछे की भी एक कहानी है। IAU के एस्ट्रोनॉमिकल कन्वेंशंस के हिसाब से प्लूटो के इक्वल साइज और सिमिलर ऑर्बिट वाले ऑब्जेक्ट्स का नाम अंडरवर्ल्ड देवताओं के नाम पर रखा जाता है और इसलिए इसकी डिस्कवरी करने वाली टीम ने इसका नाम रोमन गॉड के समान माने जाने वाले एट्रूस्कैन गॉड के नाम पर ऑर्कस रख दिया। और फाइनली इसकी डिस्कवरी के लगभग 9 महीने बाद 22 नवंबर 2004 को इसका नाम ऑर्कस रखा गया। अब अगर ऑर्कस के साइज की बात करें तो समय समय ऑर्कस के डायमीटर का साइज चेंज होता हुआ देखा गया है। 2008 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके जब इसका डायमीटर नापा गया तो ये 958.4 ± 22.9 किलोमीटर था। इसके बाद 2013 में इसी तरह हर्शल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जब डायमीटर को नापा गया तो एस्टिमेट्स लगभग पहले जैसे ही थे। इसके अलावा ऑर्कस में लगभग 21 से 25% तक अल्बेडो भी पाया जाता है, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर के डायमीटर की रेंज के ऑब्जेक्ट्स में काफी कॉमन है। लेकिन ये सभी अजम्पशंस इस बात को ध्यान में रखकर किए गए थे कि ऑर्कस किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। लेकिन 2007 में वांथ नाम के रिलेटिवली लार्ज सैटेलाइट की खोज की वजह से इसमें बदलाव देखने को मिला। वांथ का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 4.88 बताया जा रहा है, यानी कि ये ऑर्कस से लगभग 11 गुना फेंट होगा
और दोनों के ही एल्बिडोज 0.23 पर सेम हैं, तो फिर ऑर्कस का डायमीटर 892 से लेकर 942 किलोमीटर तक होना चाहिए, जबकि वांत का 260 से लेकर 263 किलोमीटर तक। ये तो रही डायमीटर की बात। अब अगर इसके मास की बात करें तो इसका मास 6.32 प्लस माइनस 0.05 इंटू 10⁻20 किलोग्राम है, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट एरिस के मास का लगभग 38% है। ये मास ऑर्कस और वांत के बीच में किस तरह डिवाइड किया जाएगा, इसका फैसला उनके रिलेटिव साइजेस से किया जाता है। जैसे कि वांत का डायमीटर ऑर्कस के डायमीटर से 1/3 है, इसलिए इसका मास सिस्टम का 3% होना चाहिए, जबकि अगर इसका डायमीटर ऑर्कस के डायमीटर का हाफ होगा तो इसका मास सिस्टम का 1/12 होगा, यानी कि ऑर्कस के मास का लगभग। दोस्तों, ऑर्कस और प्लूटो में काफी सारी समानताएं हैं, हालांकि इन दोनों में काफी सारे अंतर भी हैं, और ये वजह है कि ऑर्कस को एंटी प्लूटो भी कहा जाता है। पहले प्लूटो के साथ इसकी सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। प्लूटो की ही तरह ऑर्कस का ऑर्बिटल पीरियड भी काफी लंबा होता है। ऑर्कस को सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट का चक्कर लगाने में 245.18 साल यानी कि लगभग 89,552 दिनों का समय लगता है। इसके अलावा नेपच्यून के साथ इसका ऑर्बिटल रेजोनेंस 2:3 है। ऑर्बिटल रेजोनेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो हम सब जानते ही हैं कि स्पेस में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन हर बार जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो ऑर्बिटल रेजोनेंस उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाली बॉडीज एक दूसरे पर रेगुलर पीरियोडिक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डालती है। यूजुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी ऑर्बिट्स में एक रेशो रिलेशन होता है और इनकी ऑर्बिटल लेंथ का अंतर भी काफी कम होता है। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम दो प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पीरियड को स्मॉल इंटीजर के रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं तो उनके बीच ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। यहाँ तक कि इसकी ऑर्बिट का इंक्लिनेशन और एसेंट्रिसिटी भी प्लूटो से सिमिलर है। इसका इंक्लिनेशन एक्लिप्टिक से -20.573 डिग्री है और इसकी एक्सेंट्रिसिटी 0.227 है। ऑर्कस पेरिहेलियन से 30.27 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और एपहेलियन से 48.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर चक्कर लगाता है। अब सवाल ये आता है कि जब ऑर्कस और प्लूटो में इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो फिर इसे एंटी प्लूटो प्लैनेट क्यों कहा जाता है? असल में इसकी वजह है इन दोनों प्लैनेट का ओरिएंटेशन। ये दोनों ही प्लैनेट अलग अलग दिशा में ओरिएंटेड होते हैं। जब प्लूटो एपहेलियन में होता है तो ऑर्कस पेरिहेलियन में, वहीं जब ऑर्कस एपहेलियन में होता है तो प्लूटो पेरिहेलियन में, और यही वजह है कि ऑर्कस को एंटी प्लूटो भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑर्कस के कॉम्पोजिशन और उसके सरफेस की। स्पेक्ट्रोस्कोपिक और नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन का यूज करके पता चला कि इसकी सरफेस का कलर न्यूट्रल है और इसमें पानी उपलब्ध होने के साइंस भी दिखाई दिए हैं। 2004 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी एंड द जेमिनी ऑब्जर्वेटरी के इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि यहाँ पर पानी बर्फ के फॉर्म में भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ कार्बोनेशियस कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा ऑर्कस के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि इसके सरफेस पर क्रिस्टलाइन आइस भी पाई जाती है, जो कि क्रायोवोल्केनिज्म और पानी में घुली हुई अमोनिया की प्रेजेंस को दर्शाती है। इसके अलावा यहाँ पर इथेन, मीथेन आइस भी हो सकती है, और ये सब कुछ ऑर्कस को यूनिक और अनूठा बनाता है, क्योंकि इससे पहले यूरेनस के मून मिरांडा के अलावा किसी भी ट्रांस नेपच्यून प्लैनेट पर अमोनिया के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या बाकी प्लैनेट्स की तरह ऑर्कस का भी कोई मून है? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि साइंटिस्ट ने पहले ऑर्कस का साइज उसे एक सिंगुलर बॉडी मानकर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसके मून को डिस्कवर किया। अभी तक हमें सिर्फ ऑर्कस के एक ही मून वांत के बारे में पता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई और मून हो जिसके बारे में हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हों, या फिर यह भी हो सकता है कि ऑर्कस का सिर्फ एक ही मून हो। 2011 में माइक ब्राउन और टी श्योर ने ऑब्जर्व किया कि ऑर्कस की ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। इसके बाद 13 नवंबर 2005 को हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ली गई तस्वीरों से पता चला कि ऑर्कस के मून का कंफर्मेशन हुआ। फाइनली 30 मार्च 2005 को वांत रखा गया। वांत का नाम उसके रिसर्चर्स ने नहीं रखा था। माइक ब्राउन ने अपने कॉलम पर एक पोल डाला था, जिसमें उन्होंने अपने रीडर्स से इसके नाम पर ओपिनियन लिए थे, जिसके बाद सबसे ज्यादा इस नाम को चूज किया गया। इसलिए माइक ने इसे IAU को सबमिट किया और फाइनली मार्च 2005 में IAU ने इसे अप्रूव कर दिया। वांत ऑर्कस के चारों ओर 930 ± 89 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाता है। इसका ऑर्बिटल पीरियड 9.54 दिनों का है। तो दोस्तों, ये थी एंटी प्लूटो प्लैनेट ऑर्कस के बारे में जानकारी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।